जय हिंद साथियों, शार्क एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय विश्व में एक वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 के, उसकी वजह से हमारा जीवन कहीं न कहीं अस्त-व्यस्त हो चुका है और इससे प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं प्रभावित है। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। तो आइए इसी बीच हम चलते हैं कि हम अपने पढ़ाई को भी सबसे हमारा बेहतरीन मौका मिला है हमें पढ़ने का, तो आइए हम अपना प्रैक्टिस करते रहें ताकि जब भी पेपर आए, जब भी सीटेट का पेपर आए तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम चलते हैं प्रीवियस ईयर का हम पेपर सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर है ये 2019 का जुलाई पेपर का है, ठीक है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, या फिर बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, या फिर बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टैग वर्ड होता है सीटेट में, अगर आप ध्यान देंगे तो या फिर अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो टैग वर्ड है, बच्चों को न तो दंडित किया जाता है न तो पुरस्कृत किया जाता है बच्चे को। ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए हमें नेगेटिव हमें इसमें नहीं देखना है। इसमें हमें जो देखना है पॉजिटिव टैग वर्ड या फिर बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा पहला हो जाएगा। कौन सा? इसमें हमारा पहला, यानी कि पहला क्या है? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अर्थात जो बालक होते हैं वह ज्ञान को क्या करते हैं? सक्रिय रूप से संरक्षित कर, जो भी बच्चे ज्ञान देखते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अपने अंदर संरक्षित कर लेते हैं, और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और ठीक उसी तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं बालक, जो उनको पूरे ज्ञान होता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपना दूसरा प्रश्न। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। पहला हमारा ऑप्शन है शीर्षगामी से अधोगामी, फिर दूसरा अधोगामी से शीर्षगामी, और तीसरा जो है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या फिर चौथा है सूक्ष्म चालक यानी सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, यानी कि अपरिष्कृत, यानी कि स्थूल से लेकर कहाँ तक? सूक्ष्म की तरफ विकास होता है, ठीक है। इसमें हमारा ये हो जाएगा। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? अर्थात इसमें प्रश्न कहने का मतलब ये है कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो बालक होता है उसकी जो कौन सी अवस्था होती है, मैच्योरिटी की तरफ कौन सी अवस्था तक पहुंचती है, यानी कि बालक वयस्क किस अवस्था के बाद होता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या फिर बाल्यावस्था की समाप्ति। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बताइए इसमें आप लोग जल्दी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला किशोरावस्था। परीक्षा की दृष्टि से आप ध्यान दीजिए कि जो किशोरावस्था है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी को गंदी अवस्था भी कहते हैं और इसी को तूफान की अवस्था कहते हैं। यानी कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। फिर कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था से अंतर्गत आता है, यानी कि जो बच्चा चोरी किया है तो फिर वह किस अवस्था में आएगा, वह कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में उसको डाला गया है, किस में किया गया है। तो बताइए, पहला हमारा ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, दूसरा है हमारा सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिन्यास। बताइए कौन सा है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। ठीक है, ये हमारा। अब आइए अगला क्वेश्चन। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लेव वाइगॉस्की क्या कहते हैं? अकेंद्रित वार्ता, या फिर व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, या फिर समस्यात्मक वार्ता। तो बताइए इसमें कौन कौन सा है? इसमें हमारा कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, आप लोग के हिसाब, आप लोग भी इसका आंसर देते रहिए कौन सा है इसमें। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि वाइगॉस्की के अनुसार ये हमारा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता के लेकिन अगर इसी को जीन पियाजे अगर पूछ लिया जाता है, सेम चीज़ अगर जीन पियाजे पूछ लिया जाता है कि इसको जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे कहते हैं अकेंद्रित वार्ता। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि मौखिक संवाद का अर्थ ये होता है कि जो बालक स्वयं से बातचीत करते हैं। जैसे आप मतलब कि इसमें देख लीजिए कि अगर बच्चा बैठा हुआ है अकेले ही है, या फिर ऐसे भी हो तो अपने आप में बात करते हैं, क्या मैं ये काम करूं? अरे नहीं नहीं, ये काम नहीं करना है। अच्छा ये खाऊं? नहीं नहीं, नहीं खाना है। मतलब अपने आप से वार्ता करना होता है। इसको अगर वाइगॉस्की पूछते हैं तो व्यक्तिगत वार्ता हो गया, लेकिन अगर वही जीन पियाजे पूछते हैं तो अकेंद्रित वार्ता इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां में क्या है? खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित क्या करता है? तो पहला है विकसित जेंडर की पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता। तो इसमें आंसर बताइए आप लोग, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जो क्या आता है जेंडर पक्षपात एक तरह से कह लिया जाए, यानी कि किसी चीज़ को जैसे कि लिंग, अरे तुम लड़के हो तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम लड़की हो तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ये खिलौना है तुम्हारे लिए नहीं है, लड़की के लिए लड़का, मतलब इस तरह से अगर बातचीत होती है घर में या फिर ऐसे कहीं भी अगर समाज में देखा जाए तो ये चीज़ किसको प्रदर्शित करती है? जेंडर रूढ़िवादिता को। किसको? हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या करना चाहिए? उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, या फिर उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, या फिर तीसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर चौथा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द। इसमें आंसर हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा उसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर में आप सॉल्व कीजिएगा या फिर जैसे भी, तो बच्चों को समावेशी शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। समावेशी शिक्षा मतलब प्रत्येक बालक, क्योंकि जो कक्षा में प्रत्येक बालक होता है अलग समाज से आता है, अलग घर से आता है, अलग वातावरण से आता है, अलग फैमिली से आता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक के पास अपना एक अलग अलग अपना अनुभव होता है, अपना एक अलग भाषा होता है। तो सारे बच्चों के भाषा का, सारे बच्चों के अनुभवों को कक्षा में उसकी बातों को सुनना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ उसको ऐसा कीजिए कि ताकि बच्चे को उसका ठेस न पहुँचे। क्योंकि इस तरह करने से अगर बालक कुछ कहता है उसको हम अनसुना कर देते हैं या फिर अस्वीकार कर देते हैं उसे, तो फिर बच्चों का क्या होता है? मनोबल डाउन होने लगता है, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ने में, उस कक्षा से उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इसलिए आपको सारे बच्चों को एक साथ समावेश करके लेकर चलना पड़ता है, जिसका कॉन्सेप्ट आता है क्या? समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब आइए आता है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, फिर दूसरा वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, या फिर चौथा है वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो आंसर देखिए, आंसर बताइए आप लोग जल्द से जल्द। देखिए हमारा जो पहला है, पहला तुलना, यानी कि हमें किसी से तुलना नहीं करना है, ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा टैग वर्ड है, तुलना, यानी कि बच्चों को हमें किसी से तुलना नहीं करना है। दूसरा
क्या है, वह विशेष संस्कृति समुदायों को बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, गलत। यानी कि आप किसी भी बच्चे को लेकर, किसी भी बालक आप विशेष उसको नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपको समावेशी शिक्षा का ध्यान देना है, क्योंकि सारे बच्चों को क्या करना, एक साथ समावेशी लेकर चलना है। फिर तीसरा दे रहा है ऑप्शन, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। अनदेखी मतलब नेग्लेक्ट करना, हमें नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, अर्थात ये भी हमारा टैग वर्ड नेगेटिव मिल गया, इसे भी क्रॉस कर दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अर्थात क्या हो गया, सारे बच्चों के जो भी भाव हैं, जो भी उसका संस्कृति है, जो भी उनका भाषा है, सबका क्या करे, सम्मान करे, अर्थात सारे सबको एक साथ महत्व दे, किसी विशेष वर्ग को उसको नहीं लेकर चलना है। तो अब आइए नौवां आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। पहला हमारा ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा पृथक्करण, चौथा मुख्य धारा शिक्षण। तो आंसर जल्द से जल्द आप लोग बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 2009 किसकी वकालत करता है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, समावेशी शिक्षा। यानी कि अभी हमने आप लोग को बताया समावेशी शिक्षा का अर्थ मतलब क्या है, कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर क्या करना है, उसमें चलना है, ताकि किसी भी बच्चे को ठेस ना पहुँचे, और जिससे या फिर किसी भी बालक का उसके सांस्कृतिक, उसका व्यवहार या फिर उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, किसी भी कभी भी उसको आप अलग, उसको ना तो आपको नेग्लेक्ट करना है और ना तो उसके आधार पर उसको दंडित करना है, अर्थात क्लास से ना बाहर निकालना है, ना तो मानसिक अथवा शारीरिक किसी भी तरह से आपको उसे दंडित नहीं करना है बालक को। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। तो अब आइए अगला देखते हैं। फिर डॉट, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो फिर से वही प्रश्न हमारा ऊपर वाला आंसर आ गया, तो कौन सा आ गया इसमें, समावेशी शिक्षा, सेम वही आंसर हमारा आ गया, क्या आया, समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, अर्थात वही हमने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा वही है जो सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उसकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। यानी कि प्रतिभाशाली, प्रभाव, यानी कि अब इसको आपको मिलान करना है, मैच कराना है, कौन किससे है, कौन किसका है। तो अब आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें सेकेंड वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। यानी कि सेकेंड में क्या है, पहला का इसमें आ रहा है डी, यानी कि प्रतिभाशाली क्या करते हैं, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। यानी कि प्रतिभाशाली वो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 120 से 120 प्लस होता है, वो बच्चे कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली। और 140 जब प्लस आता है IQ लेवल, तो वो बच्चे अति प्रतिभाशाली में कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो ये हमारा इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते, अब बढ़ावा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। फिर दूसरा, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तीसरा, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। या फिर चौथा है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जल्द से जल्द बताइए आप लोग का आंसर कौन सा आएगा, इसमें आंसर आपका कौन सा आएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर है, आप पहला देखते हैं क्या है। पहले में शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करेगा, अर्थात नियंत्रित करने का मतलब क्या है, बालक पर एक तरह से कंजस्टेड करना, बालक को एक मतलब क्या कर सकते हैं, उसको बालक को प्रताड़ना देना, या फिर कह सकते हैं कि लिमिटेड करना बच्चों को, जिसमें कि बच्चों को हमें लिमिटेड नहीं करना होता, बच्चों को क्या करना, स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट दूसरा दे रहा है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, अर्थात ये जो याद करना होता है ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। क्या है, याद करना, यानी कि हमारा क्या है, टैग वर्ड है नेगेटिव, तो ये हमारा
ये होगा नहीं, पहला होगा नहीं। फिर वे स्टाम्पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी गलत, क्योंकि बच्चों को लिखना नहीं है, नकल करना नहीं है, अर्थात उतारना नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें, एक ट्रिक बता दें कि जो भी अगर ऑप्शन आपको दिया हो तो उसमें जितने अधिकतम जो बच्चा होता है वह सक्रिय रूप से स्वयं अगर भाग लेता है तो बच्चे का जो अधिगम होगा ज़्यादा मात्रा में होगा। यानी कि अगर बालक को स्वयं उस कार्य में लगाया जाता है, स्वयं उसको उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, तो बालक बेहतर रूप से क्या सीख सकता है, ठीक है, और वो बालक बेहतर रूप से सीखता है। इसलिए बच्चों को हमेशा आप जो भी ऑप्शन रहे, बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार जितना पार्टिसिपेट करते हैं वही आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरा पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, या फिर पूछने से रोकना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए आप लोग, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ हो सकता है, लेकिन आगे भी हमें देखना है। तो नीचे दिया है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पहले यानी कि बालों को हमें डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा जितना ही प्रश्न पूछता है उतना ही उसकी सक्रिय भागीदारी बनती है। और फिर हमारा अगला है पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें रोकना नहीं चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही होगा? फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि बालक को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक घटित अधिगम घटित होता है? या एक चीज़ आप लोग हमेशा प्रश्न करते समय देखिएगा, नहीं का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी सी मिस्टेक किए तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सीधे आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला हमारा क्या है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो इसमें देखिए हमारा नहीं का आंसर आ रहा है। तो हमारा जो पहला है इसमें दे रहे कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण मतलब क्या होता है? एक तरह से याद करना, रटना। तो हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, और ये सब गलत, ठीक है। यानी कि बच्चों को रटना नहीं है, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। या फिर का विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, या फिर किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। यानी कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। यानी कि अगर अध्यापक जान जाते हैं या फिर अध्यापक की जानकारी में हो जाता है कि ये बालक बहुत पढ़ने में क्या है, मतलब कि अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तो इसमें क्या एक शिक्षक जो होता है और अधिक उस पे थोड़ा-सा उसको और उसके अनुसार क्या करता है और सीखने के लिए और प्रेरित करता है, और भी उसके सुविधाएँ कुछ उपलब्ध कराता है, जिससे भी क्या होता है बालक की उत्सुकता और बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार-बार अभ्यास करने से कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। और फिर हमारा है चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो कौन सा है आंसर बताइए जल्दी आप लोग। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की गलतियाँ। यानी कि ट्राई एंड एरर आप लोगों ने विकास में आप लोग संज्ञानात्मक विकास या फिर जीन पियाजे का आप लोग पढ़े होंगे कि यानी कि ट्राई एंड एरर थ्योरी, यानी कि बार बार करने से गलतियां होंगी, फिर बच्चा सीखेगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्रयास करेगा तो गलतियां पहले की अपेक्षा थोड़ा कम होंगी
और फिर बार बार मतलब अर्थात बार बार करने से क्या होता है, गलतियां जो होती हैं कम होती चली जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे क्या होता है, गलतियां बिना किसी गलती किए क्या करता है, बालक सीख जाता है। तो इसमें क्या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अर्थात बालक अगर बार बार गलती करता है, बच्चों को सीखने देना चाहिए, गलती करता है तो करने दो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा बिना किसी गलती का क्या हो जाएगा, वो कार्य कर जाएगा या फिर वो सीख जाएगा। तो यानी कि ये हमारा जो एक थ्योरी आती है, ट्राई एंड एरर थ्योरी। ठीक है। अब अगला प्रश्न, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या फिर तीसरा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। कौन सा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा? तो आइए हमारा इसमें आंसर है, इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, और ना तो ये अलग कोई गतिविधि है, और ये सिर्फ नंबर नहीं देना होता है, मतलब कि मूल्यांकन जो होता है सिर्फ नंबर के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। कौन सा इसमें आंसर सही है, आप लोग जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसमें आइए हम आंसर देखते हैं। इसमें जो आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्या होगा? संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं प्रश्न। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कौन सा इसमें पहला है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुमानसिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, या फिर अनुमानसिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर पहला सही हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसमें जो आंसर है कौन सा, पहला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। दूसरा ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या फिर पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, या फिर बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा, आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। क्यों? बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। यानी कि इसमें क्या है कि बच्चों को कोई भी समस्या हो, उसका जो समाधान है आप विभिन्न तरीकों से आप उसको प्रोत्साहित कीजिए कि कोई समस्या है उसको आप कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, कितने तरीकों से आप उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है कि बालक जो होता है उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है, बालक सृजनशील बनता है। यानी कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अलग अलग मैक्सिमम कितने तरीकों से कर सकता है, कर ऐसे, यानी कि बच्चों को अवसर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फिर निगनात्मक बुद्धि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, या फिर परंपरागत विधि। तो कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं। बुद्धि
पहला है हमारा बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, या फिर बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार के एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या फिर बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं, या फिर बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा चौथा सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो बुद्धि के बारे में जब आई है तो बुद्धि के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि एक बहुआयामी है, ये तो है, इसमें दिया ही है, बुद्धि एक बहुआयामी है। ठीक, फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, हावर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत। और एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बी ने दिया था। और फिर उसमें द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये दोस्तों बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? यानी कि पहला बालक का जो प्रथम होता है, पहला जो प्रथम समाजीकरण होता है वो कौन सा होता है? पहला परिवार, विद्यालय, सरकार या फिर मीडिया? आप लोग जल्दी बताइए कौन सा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार, यानी कि परिवार बालक का क्या होता है? सबसे प्राथमिक समाजीकरण होता है। पहला उसका बालक का समाज होता है, और समाज का व्यवस्था कैसे, सामाजिक छोटा एक लघु रूप होता है, समाज का एक लघु रूप होता है क्या? परिवार। तो बालक का पहला प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन सा है? परिवार। फिर परिवार के बाद उसके बाद आता है उसका समाज अर्थात आस पड़ोस, और उसके बाद पहला परिवार आता है, दूसरा विद्यालय आता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन जल्दी आप लोग बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो बच्चा जो होता है भिन्न तरीकों से क्या वयस्कों से बेहतरीन कहीं ना कहीं गुणात्मक रूप में क्या होता है? भिन्न होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। जेंडर, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब तक सीटेट में लगभग मैक्सिमम अधिकतम आने वाला प्रश्न ये भी है, मतलब कि बहुत बार यह प्रश्न देखा गया है। जेंडर क्या है? एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा? जल्दी आप लोग बताइए, यह है क्या है? इसमें हमारा आंसर थर्ड सही हो जाएगा। ये क्या है? एक सामाजिक संरचना है, यानी कि सामाजिक संरचना। ये प्रश्न दोस्तों कई बार आ चुका है और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार आ चुका है और ये भी आ सकता है, कई बार ये भी आ भी सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फिर दूसरा संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। फिर शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्वयं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर जो सही हो जाएगा, इसमें हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि पहला क्या होता है, बालक का सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। बच्चों एवं उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला जो है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, या फिर बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, या फिर बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। तो जल्दी आप लोग बताइए कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं, क्योंकि इसमें जो होता है बालक, किसी भी बालक को हम कमज़ोर नहीं समझ सकते, या फिर बालक को, किसी भी बच्चे को हम कमज़ोर नहीं मान सकते हैं कक्षा में, या फिर हम ये कहकर टाल नहीं सकते कि यह बालक कमज़ोर है, हम इसको, ये पढ़ने लायक नहीं है, या फिर यह पढ़ने में सक्षम नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और बालक को चाहे जैसा भी हो, उसको समावेशी शिक्षा, जो जिस तरह से सीख सकता है उसके अनुसार एक शिक्षक को उस तरीके का, उस शिक्षण विधि अपनानी पड़ेगी। उस बालक को चाहे जैसे सीखे, लेकिन बालक को आपको निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न। गतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। गतिशील शिक्षा, तो आगे हमारा जो है आंसर है छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या फिर सक्रिय अन्वेषणों के रूप में, या फिर खाली स्लेटों के रूप में। तो आइए आंसर बताइए कौन सा इसमें है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा छोटे वयस्कों के रूप में, ये गलत है हमारा आंसर, ऐसा हो नहीं सकता। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में गलत, क्योंकि बालक हमेशा सक्रिय कहीं ना कहीं होता है। फिर सक्रिय अन्वेषणों के रूप में ये हो सकता है, लेकिन आगे देखें खाली स्लेटों के रूप में गलत, क्योंकि जो बालक आता है समाज से आता है, घर से आता है, तो उसका जो माइंड होता है, उसका जो दिमाग होता है, कभी भी खाली स्लेट नहीं हो सकता है, क्योंकि बालक बहुत कुछ सीख के आता है, मातृभाषा उसके अंदर होती है, कुछ न कुछ होता है, लेकिन बिल्कुल खाली स्लेट नहीं होता है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषणों के रूप में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या है, अधिगम, यानी कि अधिगम को वाइगॉत्स्की किस रूप में देखते हैं। एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है। जल्दी आप लोग बताइए दोस्तों, यानी कि क्या है, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें आंसर हमारा जो हो जाएगा एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, कौन सा है हमारा, एक सामाजिक गतिविधि अधिगम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या फिर विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता, इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा CDP का प्रश्न, और ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर पेपर का यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सारे इसमें प्रश्न कराए जाएंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पे अब जुड़े रहिए, और अभी तक आपने अगर लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन की जो है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारे जो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इस लॉकडाउन में आप लोग बेहतरीन समय का सदुपयोग करिए। धन्यवाद।